हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था संप्रेषण के बारे में, जिसमें कि संप्रेषण और शिक्षण सिद्धांत दोनों ही चीज़ें थीं। हमने शिक्षण के सिद्धांत पढ़े थे, सूत्र पढ़े थे और कम्युनिकेशन या संप्रेषण क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। हालांकि एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो रह गए थे, तो उसके चैप्टर 1 के और ये जब चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों के साथ में हम एमसीक्यूज करेंगे। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, शिक्षण प्रविधियाँ एवं नवीन उपागम, यानी कि जो टीचिंग्स की टेक्निक्स हैं उनके बारे में देखेंगे और जो भी टीचिंग में यानी कि शिक्षण कार्य में बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए क्या उपाय हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षण प्रविधि का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। तो देखो हमने क्या देखा था कि टीचिंग, सबसे पहले तो हमने देखा कि टीचिंग है क्या। तो हमने देखा कि टीचिंग या शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिससे कि हमें छात्र में या किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, और वो व्यवहार में जो परिवर्तन है वो कैसा होता है, वांछित होता है। यानी कि हम जैसा चेंज चाहते हैं बिहेवियर में, जिस तरह का बदलाव चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति में, अगर हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं तो यानी कि हमने टीचिंग सही की है। तो टीचिंग का मतलब क्या है कि किसी को कुछ नई विद्या सिखाना या किसी के व्यवहार में परिवर्तन करना। अब उसके कई तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात की थी कि कोई भी चीज़ अगर हमें सिखानी है बच्चे को तो पूरी चीज़ें एक बार में नहीं, यानी कि एक ओवरव्यू देते थे पहले और उसके बाद फिर उसको डिवाइड करके सिखाते थे। करके सीखने का सिद्धांत, यानी कि बच्चे को जो चीज़ें हमें सिखानी है उनको खुद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अभ्यास का नियम देखा था हमने, यानी कि चीज़ों को बार बार रिवाइज करना होता है। इस तरह के कई रूल्स रेगुलेशंस हमने पढ़े थे। अब जो अलग अलग टेक्निक्स है उनके बारे में देखेंगे। तो शिक्षण प्रविधि से अभिप्राय है एक ऐसी रचना से है जिसे शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण या अनुदेशन में निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु काम में लाया जाता है। यानी कि ऑफकोर्स शिक्षण में हम क्या करते हैं, एक हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए हम अनुदेश देते हैं, यानी कि लेक्चर देते हैं या फिर शिक्षण करते हैं। अंग्रेजी के स्ट्रेटजी शब्द की उत्पत्ति से ये बना है। स्ट्रेटजी से मानी जाती है इस शब्द का अभिप्राय किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपनाए जाने वाले नीति से है, यानी कि किस तरीके से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें, इसी को स्ट्रेटजी कहते हैं। शिक्षण प्रविधि की रीतियों और प्रणालियों आदि विभिन्न नामों से भी इनको जाना जाता है। विद्यार्थी के सामने जो पाठ्य वस्तु होती है उसके प्रस्तुतिकरण हेतु जिन भी पद्धतियों को प्रयुक्त किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण प्रविधि कहते हैं। यानी कि हमने देखा था कि शिक्षण कार्य में एक तो छात्र होगा, दूसरी ओर अध्यापक होगा और तीसरी ओर क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। यानी कि टीचर जो भी कुछ बच्चे को पढ़ाएगा तो पढ़ाने के लिए जिन भी माध्यम का उपयोग करता है, जिन चीज़ों की हेल्प लेता है, या फिर क्योंकि जो पाठ्यक्रम होते हैं वो वेल डिज़ाइंड होते हैं छात्र के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, तो पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा रोल है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि स्ट्रेटजी जो हम अपनाते हैं टीचिंग में उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पाठ्यक्रम। यानी पाठ्यक्रम के हिसाब से, जैसे कि अगर पाठ्यक्रम बहुत लेंथी है, बहुत लंबा है, बड़ा है, तो फिर हम उसको पढ़ाने की हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं उनको हमें पढ़ाने के लिए कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। जैसे मैथ्स है, अब मैथ्स के सिलेबस, सपोज करो मैथ्स में अगर 25 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और अगर मान लो कि इंग्लिश है इसमें 15 चैप्टर्स हैं, और हिंदी है मान लो इसमें भी लगभग 16 चैप्टर्स हैं। इस तरह से किसी क्लास की ये बुक है। तो अगर इस तरह से है तो हमें क्या लगता है कि किस तरह का टाइम टेबल बनाएंगे, कैसे स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस की भी ज़्यादा ज़रूरत है और मैथ्स में चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं। तो हमें क्या करना होगा, मैथ्स की क्लासेस ज़्यादा करवानी होंगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करानी होंगी। इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश में अगर मान लो कि बच्चे का, जैसे बच्चे मोस्टली इंग्लिश में वीक हैं, तो फिर भले ही चैप्टर्स इसके कम हैं लेकिन हमें इनकी क्लासेस ओवरऑल ज़्यादा लगानी होगी। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रेटजीज देखनी होती हैं कि क्या करना है।
तो हर सेक्शन के लिए अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें जो कथन है बीओ स्मिथ का इम्पॉर्टेंट है कि रीतियाँ उन कार्यों के रूपों के द्योतक हैं जिनसे कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ब्राउडी के अनुसार शिक्षण नीतियों का संबंध और क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। शिक्षण व्यूह रचनाओं में विभिन्न शिक्षण विधियाँ, रीतियाँ और युक्तियाँ शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, अब इसकी विशेषताएं। अगेन सेम वही चीज़ें होंगी जैसा मैंने बोला कि सेम रिपीटेड रहते हैं, चाहे वो शिक्षण हो चाहे वो अधिगम हो, उन सब की विशेषताएं एक ही हैं कि इनका कुछ निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हेल्प करता है। शिक्षण में जो है ये टीचर की हेल्प करेगा। ये प्रविधियाँ जो हैं, ये जो टेक्निक्स हैं वो शिक्षण कार्य को सरल बनाएंगी, टीचर की हेल्प करेंगे, स्टूडेंट की हेल्प करेंगे चीज़ों को जल्दी सीखने में। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें रिपीटेड होती हैं। सुनिश्चित एवं प्रयोग करने योग्य हो, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी शिक्षण प्रविधि हमें अपनानी है जो कि सुनिश्चित हो, यानी कि उससे उद्देश्य की प्राप्ति हो और उसका प्रयोग करना भी सरल हो। शिक्षण की सबसे उत्तम पद्धति कलात्मक होती है। शिक्षा को ये वांछित और अवांछित दोनों ही ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षक की उत्तम पद्धति का चयन व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है, यानी कि अलग अलग पर्सनालिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें, अब जैसे मैथ्स और इंग्लिश का एग्जांपल दिया, तो सपोज़ किसी बच्चे की इंग्लिश अगर अच्छी है, मैथ्स वीक है, तो फिर हम उसे मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर उसकी मैथ्स अच्छी है तो इंग्लिश, अगर वीक है तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस तरह से जो है वो व्यक्तिगत आधार पर भी कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षण पद्धति का चयन करना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाना होता है, उसमें अच्छी आदतों का विकास भी करती है। शिक्षण प्रविधि ऐसे जो विद्यार्थी की विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके, यानी कि ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, रुचि उत्पन्न हो अधिगम में। क्योंकि हमने पढ़ा था रुचि का सिद्धांत, जितना अच्छा रुचि होगी उतना ही अच्छा और उतना ही सरल तरीके से, उतनी ही जल्दी अधिगम कार्य या शिक्षण कार्य पूरा हो सकेगा। और शिक्षण पद्धति ऐसी हो जिससे कि विद्यार्थी उसका सक्रिय सदस्य बने, क्योंकि हमने देखा था करके सीखना सिद्धांत हमने देखा था। तो जब बच्चा एक्टिव होगा, यानी कि उस काम को करेगा, तो उसका जो अधिगम कार्य है वो जल्दी हो जाएगा। शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करें, यानी खुद अध्ययन करें। अगेन सेम बात आ गई, करके सीखने वाली। उत्तम शिक्षण प्रविधि विद्यार्थी की तर्क, निर्णय और विश्लेषण शक्ति का विकास करता है। नेक्स्ट है, अब इसकी आवश्यकता या महत्व वही सेम चीज़ें होंगी, हम रिपीट नहीं करेंगे, कि जिससे कि अधिगम संबंधी स्थापित करने में आवश्यक है, यानी कि शिक्षण और अधिगम में संबंध स्थापित करता है। पढ़ाना भी आसान होगा, पढ़ना भी आसान होगा। इसके अलावा उद्देश्यों का निर्धारण करने में सहायक है, यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने में हेल्पफुल होता है। तो ये चीज़ हम नहीं देखेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर है। तो शिक्षण प्रविधि यानी कि शिक्षण व्यूह रचना को उद्देश्य की पूर्ति के लिए चयनित करता है, जबकि शिक्षण विधियाँ पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान देती है। यानी कि शिक्षण प्रविधि का क्या तात्पर्य है कि ये उद्देश्य की पूर्ति की बात करता है, जबकि शिक्षण विधि केवल जो जितना भी एक सिलेक्टेड पाठ्यक्रम है उसको उस पर ध्यान देता है। शिक्षण व्यूह रचना व्यवहार और संबंध पर ध्यान देता है, जबकि ये पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देता है। शिक्षण व्यूह रचना शिक्षण कार्य को वैज्ञानिक रूप में प्रकट करता है, जबकि विधि जो है वो कलात्मक रूप में प्रकट करती है। शिक्षण व्यूह रचना का मुख्य कार्य सीखने की उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना है, जबकि शिक्षण विधि का मुख्य कार्य पाठ का प्रस्तुतिकरण है। शिक्षण व्यूह रचना का मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, जबकि शिक्षण विधि का मूल्यांकन पाठ्य वस्तु पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यानी कि हमने देखा कि शिक्षण विधि में पूरा फोकस किस पर है, पाठ्य वस्तु पर है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रविधियों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। तो प्रविधि का अर्थ पाठ्य वस्तु को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करना होता है। शिक्षण प्रविधि या रीतियाँ शिक्षण प्रक्रिया में रोचकता, प्रभावशीलता, सरलता लाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। शिक्षण विधि और प्रविधि में इतना ही अंतर है कि शिक्षण विधि का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण उद्देश्य से होने के कारण शिक्षण विधि शिक्षण को दिशा और गति प्रदान करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर टीचर है
जो भाषण द्वारा पाठ को या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो ये जो भाषण है ये क्या है, शिक्षण की विधि है। भाषण विधि का प्रयोग करते समय वो अपने भाषण में शिक्षण को प्रभावी, सरल और बोधगम्य बनाने के लिए अनेक प्रकार की कहानियाँ, प्रश्नोत्तर, उदाहरण, स्पष्टीकरण, इन प्रविधियों का उपयोग करता है। तो कुछ शिक्षण की प्रविधियाँ हैं, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण, कहानी कथन, निरीक्षण, अवलोकन, उदाहरण, खेल गतिविधि, समूह चर्चा, प्रयोगात्मक, वाद विवाद, कार्यशाला और भ्रमण। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्रश्नोत्तर विधि। आई होप आप सबको पता होगा। जैसे क्लास में क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे उसके आंसर देते हैं, या हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछें अपनी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, तो फिर हम यानी टीचर्स आंसर देते हैं। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर करने से दोनों का ही सक्रियता बना रहता है, यानी कि बच्चा भी क्लास में एक्टिव रहता है और अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि का निर्माण एथेंस के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने किया था। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको सुकरात प्रविधि भी कहते हैं। यानी कि पूछ लिया कि सुकरात प्रविधि कौन सी प्रविधि को कहते हैं, और इन 14 में से आपको कोई 4 दे देगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि को। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर प्रविधि का उद्देश्य क्या है, छात्र में नवीन ज्ञान की जिज्ञासा को उत्पन्न करना। जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया कि बच्चा क्या होगा कि हमने बोला कि अच्छा आप कुछ क्वेश्चन पूछो। कई बार होता है ना, टीचर बोलते हैं कि बच्चों क्वेश्चन पूछो वरना हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चे डर जाते हैं कि टीचर के पूछने से अच्छा है कि हम ही पहले पूछ लेते हैं। तो ऐसे में बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, रुचियाँ, आदतें, आदर्शों का निर्माण होगा और विद्यार्थी में कुछ सृजनात्मकता का भी विकास होगा। अच्छे प्रश्न की विशेषता और रूप, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए स्पेशली पूछ लेगा कि अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या होती है। तो देखो, अब प्रश्न पूछने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पूछ लिया और क्लास का टाइम वेस्ट करना, नहीं। अच्छे प्रश्न का मतलब है कि प्रश्न की भाषा स्पष्ट हो, निश्चित होना चाहिए कि छात्र क्या पूछना चाह रहा है, और अगर हम उससे पूछ रहे हैं तो छात्र को समझ में आना चाहिए कि टीचर क्या पूछ रहा है। प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न का उद्देश्य जो है वो संबंधित होना चाहिए। एक प्रश्न में एक ही विचार होना चाहिए। दोहरे या अधिक विचार वाले प्रश्न उलझन में डाल सकते हैं। शब्द लोभ प्रधान प्रश्न से यथासंभव बचना चाहिए, यानी कि स्पष्टता बताना चाहिए कि क्या पूछना है। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ शब्दों को मिस कर दिया हो। प्रश्न जो है वो शिक्षण स्तर के अनुकूल होना चाहिए। अगेन सेम एग्जांपल, यानी कि ऐसा ना हो कि 5वीं क्लास के बच्चे से हम 10वीं क्लास की चीज़ें पूछ लें। बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग और उसके क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछने होते हैं। प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। हमने पिछली कक्षा में जो शिक्षण के सिद्धांत देखे थे, तो हमने क्या देखा था कि हमें सरल से कठिन की ओर जाना होता है, ठीक है, यानी कि इजी टू टफ की ओर जाना होता है। ऐसा ना हो कि कठिन प्रश्न पहले पूछ लें और सरल बाद में पूछें, नहीं, पहले सरल प्रश्न पूछने हैं, फिर थोड़े से एवरेज या नॉर्मल, एंड देन सबसे लास्ट में हमें टफ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। टफ क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि जिसमें लेवल ज़्यादा हो। अब प्रश्नों का रूप क्या होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, ये इतने प्रश्न के रूप हैं। अब इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता पहली बात तो पूर्व ज्ञान का पता लगाना कि स्टूडेंट को कितनी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमने शिक्षण सिद्धांत में क्या देखा था कि बच्चे को हमें पूर्व ज्ञान से रिलेट करना होता है। अनुभव का सिद्धांत हमने देखा था ना, अनुभव का सिद्धांत, यानी कि बच्चा जो पहले से या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सिद्धांत हमने देखा था कि यानी बच्चे को जो पहले से नॉलेज है, अगर हम उससे रिलेट करके उसको नई चीज़ें सिखाते हैं तो अधिगम कार्य यानी कि सीखने का कार्य ज़्यादा अच्छे से और आसानी से होता है। तो इसके लिए भी प्रश्न पूछना इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को क्या पता है, उससे रिलेट कर पाएंगे उन चीज़ों से। दूसरा क्या है कि बच्चे को क्या पता है, तो हमें ये जानने में आसानी होगी कि हमें क्या नया सिखाना है। ऐसा ना हो कि बच्चे को, फॉर एग्जांपल, बच्चे को अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ABCD आता है, और हम उससे पूछे बिना उसको फिर से ABCD सिखाने लगें, तो ये गलत होगा। ऐसे में हमें हर बच्चे का लेवल पता होना चाहिए
कि किस बच्चे को कितना आता है, ताकि हम उसके आगे से स्टार्टिंग कर सकें। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बालक का मन चंचल होता है, कक्षा में बैठकर वो दुनिया की उड़ान भरता रहता है, यानी कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ऐसे में बालक का ध्यान लगाने के लिए भी प्रश्नों का सहारा लेना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा अगर क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है या फिर बहुत चंचल है, बदमाशी कर रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसको शांत करने का कि उससे कुछ प्रश्न पूछ लो, जिससे कि उसका पूरा ध्यान उस प्रश्न के उत्तर में चला जाएगा और वो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, और अगर उसने आंसर दे लिया तो फिर वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसको रिवार्ड दोगे, यानी कि आप उसके लिए क्लैपिंग करवाते हो, ताली बजवाते हो, गुड वेरी गुड बोलते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, तो फिर वो आगे और प्रश्नों के लिए प्रेरित होगा उत्तर देने के लिए, जिससे कि उसका मन कक्षा में लगा रहेगा। नेक्स्ट है, बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना सीखा है। ये जानने के लिए भी प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है कि बच्चे को कितना समझ में आया, ताकि आप उसका प्रॉपर रिवीजन करा पाओ और चीज़ों को जान सको कि आपका सिखाया बच्चे को कितना समझ में आया है। पाठ के पुनरावलोकन के लिए भी, यानी कि फिर उसी के अकॉर्डिंग, यानी बच्चे को क्या चीज़ नहीं समझ में आई कि आप उसको फिर से रिवाइज करा दो, तो रिवीजन के पर्पज़ से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न पूछना। बालक को प्रेरित करना नए ज्ञान के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए भी, यानी कि जिससे कि बालक में भी जिज्ञासा बनी रहेगी। फिर जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो बच्चा ध्यान भी पूरी तरह से देगा कि अच्छा मैम या सर आगे क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे उसके आंसर देने हैं, तो इससे भी उसका मन लगा रहेगा पाठ में। बच्चों की समस्या जानने के लिए भी उनसे प्रश्न पूछना आवश्यक है। अब प्रश्नोत्तर प्रविधि के गुण क्या हैं? तो प्रश्नोत्तर का प्रयोग करके बालक के पूर्व ज्ञान की जांच होती है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। इसमें क्लास में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं आती, यानी जब आप प्रश्न पूछते हैं तो हर बच्चे को ध्यान देना पड़ता है, पाठ पे ध्यान देना पड़ता है कि अब मैम या सर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बच्चा अपने आप ही शांत रहेगा और बदमाशी नहीं करेगा। छात्र की कमजोरी, कठिनाई और अधिगम क्षमता की भी जानकारी हो जाएगी कि कौन सा बच्चा कितने आंसर दे पा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है। तो इससे हम ये जानने में हमें आसानी होगी कि बच्चे का क्या लेवल है, कौन सा बच्चा कितना कमज़ोर है या कितना तेज़ है, जिससे कि हमें फिर आगे उसको पढ़ाने में और आसानी होगी। ये प्रविधि छात्र को स्वयं सोचने का अवसर देती है, जिससे कि समस्या का समाधान कर सके, तो उससे उनकी सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होगा। छात्र में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनी रहेगी। सीखे हुए ज्ञान और कौशल की पुनरावृत्ति के अवसर मिलेंगे, यानी कि जो पाठ में अगर चीज़ें समझ में नहीं आई या मिस कर गए, तो ऐसे में प्रश्न उत्तर के माध्यम से उन चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा और पाठ और अच्छे से रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार से विद्यार्थी में रुचि, आदत और आदर्श निर्माण करने में हेल्प मिलती है और विद्यार्थी के अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है, कल्पनाशीलता का विकास होता है। अब इसके दोष क्या हैं? तो दोष ये है कि इस प्रविधि का प्रयोग करना एक कला है। इसे प्रयोग करने वाला शिक्षक निपुण होना चाहिए, यानी कि टीचर को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, कौन से प्रश्न पहले पूछने हैं, कौन से बाद में देने हैं। बच्चा अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो कैसे डील करना है, या किसने कैसे प्रश्न के उत्तर दिए, तो फिर अब उससे आगे हमें क्या बेनिफिट लेते हुए क्या चेंजेस करने हैं अपने पढ़ाने के तरीके में। तो इन सब में शिक्षक को निपुण होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, ये प्रविधि शिक्षण अधिगम प्रशिक्षण में बाधक होती है, क्योंकि कभी कभी शिक्षक शिक्षण में अनेक प्रश्न पूछता है और कभी कभी क्या करता है कि नहीं करता है, यानी इसमें रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। ये प्रविधि उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, तो ऐसे में इतना टाइम नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए ये हेल्पफुल नहीं है। इसमें विद्यार्थी को समस्त पाठ्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता। सभी अध्यापक अच्छे प्रश्न का निर्माण भी नहीं कर पाते। इस प्रविधि से कक्षा में नीरसता का भी प्रभाव फैलता है, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर बच्चे बोर भी हो जाते हैं। अब इसके लिए सुझाव क्या है? तो अध्यापक को शिक्षण कार्य करने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए कि कौन सा प्रश्न पूछना है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, इन सब के बारे में देखना होगा। प्रश्न स्पष्ट हो, संक्षिप्त होने चाहिए, यानी कि छोटे होने चाहिए, बहुत लंबे लंबे प्रश्न पूछने हैं। भाषा सरल होनी चाहिए, बोधगम्य हो, यानी कि विद्यार्थी को समझ में आए। इसके साथ साथ प्रत्यय का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। प्रश्न समस्त कक्षा को संबोधित करके पूछना चाहिए।
कभी कभी किसी एक बच्चे से भी पूछ लेना चाहिए, जिससे कि अगर सारे बच्चों से एक साथ ही पूछें तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि जो तेज़ बच्चे हैं वही आंसर देंगे, वीक बच्चे बोलेंगे नहीं। और अगर पर्टिकुलरली भी पूछते हैं तो फिर बच्चे में भी हर बच्चे पे ये प्रेशर रहेगा कि मुझसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा। अध्यापक के प्रश्नों में विविधता होनी चाहिए, यानी कि एक ही प्रकार के प्रश्न घिसे पीटे नहीं पूछने हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। उत्तर देते समय छात्र को टोकना नहीं चाहिए, बल्कि संतुलन बना के रखना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ और अच्छा आंसर दो और सही आंसर दो। सुझावात्मक प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि जो पाठ का विकास होगा, यानी कि फैक्ट वाले क्वेश्चंस पूछने की अपेक्षा सुझाव वाले प्रश्न ज़्यादा पूछना चाहिए कि अच्छा इसके बारे में आपकी क्या राय है, या फिर आप ऐसा क्या, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। ठीक है, तो इस तरह के सुझाव वाले प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने छोटे बच्चों से पूछ लिया कि अच्छा दो तरीके हैं पूछने का। जैसे एक पूछा कि बताओ 5 अच्छी आदतों के बारे में, एक तो डायरेक्ट हो गया। दूसरा आपने पूछा कि क्या पढ़ाई करना अच्छी आदत है, क्या रोज़ नहाना अच्छी आदत है। तो इस तरह के भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, तो दूसरे वाले तरीके में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बना रहेगा। और जबकि पहले प्रकार के प्रश्न में बच्चा सोचने पे ज़्यादा मजबूर होगा, लेकिन दूसरे प्रकार के जो प्रश्न थे इसमें बच्चे के अंदर जो है वो तर्क शक्ति का विकास होगा। तो अलग अलग तरह से प्रश्न पूछने होते हैं। नेक्स्ट है विवरण प्रविधि या नैरेशन टेक्निक्स, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। जो पिछला चैप्टर है इसको ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि CDP पेपर 2 के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख रहे हैं इस चैप्टर में बार बार उस चैप्टर का रिवीजन होता जा रहा है। तो CDP पेपर 1 में अधिगम और CDP पेपर 2 में शिक्षण चैप्टर को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।